आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर पे। जैसा कि हम रियलाइज़ेशन अकाउंट में क्या-क्या जनरल एंट्रियाँ होती हैं, वो हम सीख चुके हैं और आज हम एक्चुअली में जानेंगे कि रियलाइज़ेशन अकाउंट क्या होता है, यानी कि वसूली खाता क्या होता है, उसका डेफ़िनिशन क्या लिखेंगे और उसमें क्या-क्या महत्वपूर्ण बातें होती हैं। तो चलिए जानते हैं। तो पहले आता है रियलाइज़ेशन। मैंने बताया था रियलाइज़ेशन का मतलब होता है वसूल करना। यानी आपने किसी को पैसा दे रखा है या फिर उससे पैसा ले रहे हैं या फिर आप अपनी संपत्ति को बेच रहे हैं और संपत्ति के बेचने के बदले में जो आपको कंसिडरेशन मिल रहा है, वो आप यानी कि उसके बदले में वसूल कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने डेफ़िनिशन लिखा है कि वसूली खाता एक अवास्तविक खाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि रियलाइज़ेशन अकाउंट में कौन-सा रूल लगता है, तो आप बताइएगा कि नॉमिनल अकाउंट का रूल लगता है, जो कि ये कहता है कि जितने भी आपके प्रॉफ़िट होते हैं, जितने भी आपकी इनकम होती हैं, उनको आपको क्रेडिट करना है और जितने भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं, यानी खर्चे होते हैं और लॉस होते हैं, उनको हम डेबिट करते हैं। जिसे विघटन पर लाभ अथवा हानि ज्ञात करने के लिए, यानी कि यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए, जब फर्म में विघटन होता है यानी डिसोल्यूशन समापन होता है, फर्म का समापन होता है, साझेदारी का समापन होता है, तब बनाते हैं हम रियलाइज़ेशन अकाउंट, ठीक है। इसके पहले या तो या एडमिशन ऑफ पार्टनर्स था या फिर हम कहें कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स है, तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बना देते हैं। लेकिन हम यहाँ पे रियलाइज़ेशन अकाउंट बना रहे हैं, यहाँ पे हम वसूल करेंगे ना, इसलिए। तो अथवा हानि ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। तो रियलाइज़ेशन क्यों बना जाता है? ताकि हम विघटन पे ये पता कर सकें कि हमारे फर्म को लाभ हुआ है या हानि हुआ है। और इसमें हम जितने भी एसेट्स होते हैं, उनको क्या कर देते हैं? सेल कर देते हैं और सेल करने के बाद, बेचने के बाद जो भी आपको क्या मिलता है? पैसे मिलते हैं, जो भी आपको एक टाइप से हम कह सकते हैं, जो भी मनी मिलती है इसके बदले, उससे आप क्या करते हैं? आपकी जितनी भी लायबिलिटी है, उसको भुगतान करते हैं। लायबिलिटी, ओके, लायबिलिटीज़, ठीक है। लायबिलिटी का क्या करते हैं? भुगतान करते हैं। उसके बाद जो बच जाता है, अगर प्रॉफिट हुआ है तो बच जाएगा, तो फिर जो भी पार्टनर्स हैं वो आपस में बांट लेंगे। किस रेशियो में बांटेंगे? तो पुराने रेशियो में बांटेंगे। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, जो उनका पहले रेशियो था, यानी कि जो भी जिस रेशियो से उन्होंने पार्टनरशिप की थी, उसी रेशियो में बांटेंगे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं लिख देते हैं ओल्ड रेशियो, ठीक है। ओल्ड रेशियो ऐसा कुछ है नहीं, कि जो रेशियो दिया रहेगा उसी रेशियो में, ठीक है। अब आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आया हो। चलिए अब हम इसका परफॉर्मा देखते हैं कि क्या क्या परफॉर्मा में होता है, यानी कि एक फॉर्मेट है इसका। किसी को भी ऐसे थोड़ी बना सकते हैं, उसका भी एक एक्चुअल फॉर्मेट होना चाहिए, एक बढ़िया से रूल के जैसा। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम टू सेंड्री एसेट्स लिखते हैं। राइट नेम ऑफ ऑल एसेट्स, यानी कि सेपरेटली, यानी कि सारे एसेट्स को हम अलग अलग नाम से लिख लेंगे। जो भी आपके बैलेंस शीट में लाइन से दिया होगा, जैसे प्लांट, मशीनरी और डेटर्स, ये सारे आपके एसेट्स होते हैं कि नहीं होते हैं? ज़ाहिर सी बात, आपको पता ही होगा एसेट्स क्या-क्या हो सकते हैं, हाँ। तो ये सारे आपके एसेट्स हैं, गुडविल हो गया। तो इन सभी को हम क्या करेंगे? अलग-अलग पहले नाम लिख के उनके वैल्यू को लिख लेंगे। कौन-सी वैल्यू रहेगी? बुक वैल्यू रहेगी, यानी जो बैलेंस शीट में दी गई होगी, ठीक है। बुक वैल्यू जो बैलेंस शीट में दी गई होती है, और अगर कोई चेंज हो रहा है तो वो हमारा एडजस्टमेंट का वैल्यू होता है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप लायबिलिटी का पेमेंट कर रहे हैं तो टू बैंक से करेंगे, और कैसे करेंगे? अगर आपके अकाउंट्स में उतने पैसे हैं तब, ठीक है। तो हम जितनी भी लायबिलिटी उसका पेमेंट करेंगे टू बैंक अकाउंट से, जितना भी है, ठीक है, उतना लिखेंगे यहाँ पे। टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, अगर कोई लायबिलिटी है, जैसे पार्टनर से किसी भी टाइप की आप लायबिलिटी ले रखे हैं, लोन ले रखे हैं, तो उसका भी भुगतान करेंगे। फिर टू बैंक अकाउंट, यानी कि कोई रियलाइज़ेशन पे आपने कोई एक्सपेंसेस कर रखा है, जिससे वसूल करने में कोई खर्चा हो गया, तो उसका भी पेमेंट होता है, तो उसका भी हम क्या करेंगे? यहाँ पे बैंक के थ्रू उसको भी लिखेंगे। और उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, यानी कि अगर कोई भी ऐसा चीज़ है जो पार्टनर्स को रेमुनरेशन में मिल रहा है, यानी कि उसको पार्टनर्स काम कर रहा था और उसके बदले उसको क्या मिल रहा है? पारिश्रमिक। श्रम के बदले क्या मिलता है? श्रमिक को मजदूरी मिलती है ना, तो समझ लीजिए वही सैलरी एक टाइप का है।
एसेट्स आपने डेबिट साइड में लिखा था, वैसे ही सारे जो जो लायबिलिटी होंगे वो आपको क्रेडिट साइड में लिखना है। जैसे बाई सेंड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल्स, लोन वाइफ्स लोन, मतलब कि अगर किसी भी पार्टनर्स के वाइफ से लोन लिया गया तो वो भी आपके लिए लोन ही है। बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हो गया, और ये सारी चीज़ें आपको क्रेडिट साइड में लिखनी है। और किस वैल्यू पे लिखनी है? बुक वैल्यू पे, यानी कि जो बुक में दी गई होंगी। दूसरी बात, बाई बैंक अकाउंट, जो मतलब बैंक अकाउंट यानी कि रियलाइज्ड हो गया, आपको एक्चुअली में मिल गया है। वहाँ पे लिखा होगा कि आपकी संपत्ति इतने में बिक गई। क्वेश्चन में लिखा होगा कि आपकी अगर मान लीजिए कोई संपत्ति है, टोटल मिला के 1 लाख की संपत्ति है, ठीक है, तो वहाँ पे लिखा होगा कि आपकी टोटल संपत्ति 1 लाख में या तो 1 लाख में बिकी होगी, या तो उससे ज़्यादा में मान लीजिए 12 लाख में बिक गई, या तो कुछ ज़्यादा हो गई क्या, 12 लाख नहीं, मान लीजिए ऐसे 1,50,000 में मान लीजिए बिक गई, या तो 90,000 में बिक गई, या तो कम बिकेगी या तो ज़्यादा बिकेगी। तो जितना भी वैल्यू आएगा हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर लिखा है पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट, एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, यानी कि किसी भी पार्टनर्स के थ्रू क्या किया गया हो, कोई एसेट्स ले लिया गया हो, तो उसको हम क्या किस साइड दिखाएंगे? क्रेडिट साइड दिखाएंगे। वो भी आपके लिए एज अ लोन होगा, ठीक है, क्योंकि हम उसकी एंट्री, जनरल एंट्री तो करते नहीं है, लेकिन जब उन्होंने एसेट्स ले लिया है तो भाई एसेट्स दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे, कि आखिर वो एसेट्स गया कहाँ, तो उसको शो अप करेंगे ना, तो वो क्रेडिट साइड में करेंगे क्योंकि लायबिलिटी है। बाई लॉस ट्रांसफ़र, लॉस कब होगा? जब आपके डेबिट साइड का जो एडिशन होगा वो क्रेडिट साइड से कम होगा, ठीक है, यानी कि आपके खर्चे अधिक हैं आपके इनकम से, तो आपको लॉस होगा। अगर आपका इनकम अधिक है, यानी कि क्रेडिट साइड का अमाउंट अधिक है और डेबिट साइड का कम है, तो आपको प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट होगा तो डेबिट साइड, और प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा तो क्रेडिट साइड। आई होप आपको प्रोफार्मा समझ में आया होगा। सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें तो एक हेडिंग है, पुनर्मूल्यांकन खाते तथा वसूली खाते में अंतर क्या होता है। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, आप मोस्ट इम्पोर्टेंट करके लिखिएगा कि पुनर्मूल्यांकन खाते तथा वसूली खाते में क्या अंतर है। तो सबसे पहला डिफरेंस मान लीजिए बनाने का समय। कब बनाया जाता है पुनर्मूल्यांकन खाता? जब कंपनी में किसी पार्टनर्स का प्रवेश हो, एडमिशन हो, कंपनी से कोई पार्टनर्स अवकाश ग्रहण करता है, या कंपनी में किसी पार्टनर्स की मृत्यु हो जाती है, तब हम बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। आपको इतना तो समझ में आया होगा। दूसरा, वसूली खाते कब बनाते हैं? वसूली खाते तब बनाया जाता है जब फर्म बंद हो रही हो, या साझेदारी का जो एग्रीमेंट है वो समाप्त हो गया हो, तब हम क्या बनाते हैं? वसूली खाता, यानी कि विघटन, या तो साझेदारी के विघटन पे या तो फर्म के विघटन पे रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। दूसरा देखिए, उद्देश्य क्या होता है? पुनर्मूल्यांकन में हम क्यों रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं जब पार्टनर्स का एडमिशन होता है? ताकि हम फिर से डिसाइड कर सके कि उस एसेट्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। बंद कर नहीं रहे हैं, फर्म को नहीं बंद कर रहे हैं, या फिर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं ख़त्म हो रहा है, उसमें कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं, परिवर्तन किया जा रहा है, तो जो परिवर्तन होगा वो कहाँ जाएगा? पुनर्मूल्यांकन खाता में, ठीक है। और इसमें वसूली खाते में क्या होता है कि सारे एसेट्स को क्या करते हैं, हम बेचते हैं ताकि हमारी जितनी भी लायबिलिटी है उसका पेमेंट कर सकें। तो यहाँ पे निपटारे से संबंधित इसका काम क्या होता है कि चीज़ों का निपटारा करना, यानी एसेट बेचना और जितने भी हमारी लायबिलिटी है उनका पेमेंट करना। तीसरा डिफरेंस देखिए, लेखा यानी कि रिकॉर्ड करना। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जितने भी एसेट्स और लायबिलिटी हैं उसमें कितनी कमी हो रही है, मतलब डिक्रीज़ कितना हो रहा है और इंक्रीज़ कितना हो रहा है, उस वैल्यू को लिखते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपके एसेट्स 10,000 के हैं, लेकिन उसकी वैल्यू प्रेजेंट में 9,000 हो गई है, तो कितनी की कमी आई है? 1,000 की। तो आप कितना अमाउंट लिखेंगे अपने जब भी आप जनरल एंट्री करेंगे, अकाउंट्स बनाएंगे, तो 1,000 लिखेंगे। यानी कि यहाँ पे कमी और वृद्धि, जो अमाउंट, जितना अमाउंट की कमी आ रही है, जितने अमाउंट की वृद्धि हो रही है, वो इसमें लिखा जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि बुक वैल्यू, वसूली खाता में क्या होता है कि बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू लिखा जाता है। यानी कि आपके बैलेंस शीट में एक्चुअल अमाउंट क्या दिया गया है और आपके एसेट्स की को बेचने पे आपको कितना प्राइस मिला है। बुक वैल्यू होता है जो बैलेंस शीट में दिया हो,
और मार्केट वैल्यू वो होता है जिसमें जितने में आपकी संपत्ति बेची गई हो, ठीक है। मार्केट वैल्यू वो वैल्यू है जितने में आपकी संपत्ति बिकी है एक्चुअल में। ओके, देखिए नियमितता एक और है डिफरेंस, इसको मैं ऐसे स्टार मार्क कर दे रही हूँ। नियमितता में क्या है कि आप रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है, रीवैल्यूएशन यानी कि पुनर्मूल्यांकन खाता, रीवैल्यूएशन अकाउंट आप जीवन काल में, बिजनेस के जीवन काल में आप कभी भी बना सकते हैं, किसी भी वक्त, कई बार, एक से अधिक बार भी बना सकते हैं। तो इसमें कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है कि आपको इतना ही, लेकिन ये क्या है कि जीवन में केवल विघटन, जब आपके फॉर्म का विघटन होगा तभी आप बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। ये कभी भी बनाया जा सकता है, कभी भी पार्टनर्स जाने के लिए तैयार हो सकता है, कभी भी न्यू पार्टनर्स आ सकते हैं, तो आप इसमें कभी भी रिवॉल्यूशन अकाउंट बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आपके फॉर्म बंद हो जाते हैं, तब बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा। अगर किसी भी पॉइंट में आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।